अब जो है अगला टॉपिक जो है वो मानकीकरण का है कि स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। देखते हैं किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उस देश में जो भी कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी में इसका डिपेंड करता है। अब ये बात तो आप लोगों को मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाई ही है कि कैसे जो किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे उत्पादकता पे निर्भर करती है। उत्पादकता बढ़ेगी किसी इंडस्ट्री की तो उस इंडस्ट्री का पैसा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी तो देश का ही अल्टीमेट फ़ायदा। और देखिए अब कैसे स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो महत्वपूर्ण होता है कि जब भी स्टैंडर्डाइजेशन हम करते हैं तो जो भी पार्ट्स हैं, जो भी मेज़रमेंट के करने वाले यंत्र हैं, जो भी मशीनें हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, सब के सब उनकी जो इंटरचेंजेबिलिटी है, इंटरचेंजेबिलिटी का अर्थ होता है कि अंतर परिवर्तनीयता, मतलब अगर बदलना चाहे हमको, बीच में कोई पार्ट बदलना है तो वो अगर हम बदल ले रहे हैं आसानी से तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा कि हाँ इसकी इंटरचेंजेबिलिटी अच्छी है। अब देखें इससे एक फ़ायदा और होता है कि जो विविधता है वो भी कम होती है, जो डाइवर्सिटी आएगी कम से कम एक स्टैंडर्ड बना रहेगा तो हर कोई अपना अपना नहीं बनाएगा, एक स्टैंडर्ड से काम होगा तो विविधताएं कम होगी। विविधताएं कम होंगी तो इनडायरेक्टली इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ेगी, इंटरचेंजेबिलिटी बढ़ती है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये जितने काम हैं ये सब मानकीकरण से ही संभव है। अब देखो जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो बहुत लेवल पे होता है। स्टैंडर्डाइजेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए एक इंटरनेशनल लेवल हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे यही स्टैंडर्ड्स है, सबको यही फॉलो करना है, सभी देशों को। तो उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अलग संस्थान बनेगी, इंटरनेशनल लेवल की वो संस्थाएं होंगी। अब एक और लेवल है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो है राष्ट्रीय या नेशनल लेवल। राष्ट्रीय या नेशनल लेवल की बात ये है कि इसमें जो संस्थाएं हैं वो किसी देश के अंदर काम करेंगे। उन देश के भीतर बनने वाले हर कामकाज, मापन यंत्र, कोई इक्विपमेंट है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण का काम इनके जिम्मे पर होगा। एक और होता है स्टैंडर्डाइजेशन का लेवल कि अब कंपनी या संस्था के लेवल पे हो, कोई भी इंडस्ट्री हो उसके लेवल पे भी, इंडस्ट्री का भी अपना क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो 3 तरह से मानकीकरण का स्तर हो सकता है किसी भी जगह। एक इंटरनेशनल लेवल हो, एक नेशनल और दूसरा इंडस्ट्री लेवल। यही 3 लेवल, इन्हीं तीनों के बारे। तो हर आदमी हर लेवल पे अपनी अपनी एक संस्था है जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है। आइए अब जो मानकीकरण की संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अपने देश में अभी भारत की बात करते हैं कि भारत में जो भी मापनिकी के उपकरण हैं, ठीक है, उनके जो स्टैंडर्ड्स की जांच करना, उनका स्टैंडर्ड्स बताना कि ये आपका स्टैंडर्ड है, ये सारा काम भारत में एक संस्था है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है BIS। BIS ही ये सब काम देखती है कि किसी संस्था में उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा।
अब इस संस्था की जो है बहुत सी शाखाएं हैं, हर शाखा अपना अलग अलग काम करती है। तो BIS की अलग अलग शाखाएं हैं, हर शाखा का अपना अपना काम है, ठीक है। अब काम इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का उद्योग है, किस प्रकार का काम है, उस हिसाब से उसकी उस शाखा की एक्सपर्ट लोग हैं और उनकी कमेटियां हैं जो उस काम को देखती हैं। तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक नेशनल लेवल की स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई पूछेगा कि भारत में स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो आप बोलेंगे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब इस संस्था के कुछ मुख्य कार्य हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो संस्था है, पहले जान लीजिए, ये 1958 में बनी और एक कमेटी बनाई गई थी इसको बनाने के लिए, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी सेक्शनल कमेटी बनी थी, जिसके तहत ही BIS को बनाया गया था। तो हमारा BIS का जो भी काम है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ये संस्था काम करती है। तो जो भी भारत के अंदर किसी भी काम का कोई मानक है, किसी इंडस्ट्री, भारत के अंदर कोई इंडस्ट्री, उसके काम का क्या मानक होगा, उसके मानक को बनाना, उसके अलावा उसको प्रकाशित करती है, उसको पब्लिश भी करती है न्यूज़पेपर्स में, बहुत से फॉर्म्स होते हैं, हर जगह पब्लिश करती है कि ये आपका आर्टिकल्स के फॉर्म में कि ये आपका स्टैंडर्ड होगा, आपको ऐसे काम करना है, और उसका हर जगह प्रचार भी करती है। प्रचार का अर्थ ये है कि कुछ संस्थाएं उसको लागू कर रही हैं, कुछ संस्थाएं लागू नहीं कर रही हैं, तो वो उनके संस्थाओं के भीतर जा कर के प्रोत्साहित करती है उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए। अब अगला जो काम है, जो भी सर्टिफिकेट के लिए दिए जाते लेख हैं या सामान है, उनकी जांच का भी जिम्मा इसी संस्था के ऊपर है। अब देश में कहीं भी लैब बन रहा है तो उस लैब की स्थापना मरम्मत और पहचान, मतलब रिकॉग्नाइज कि ये लैब यहाँ पे है, इसकी मरम्मत होगी, इसका या फिर जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है तो वो इसके अंतर्गत आएगा, वो इसका काम है। अब उत्पादन मतलब ये है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कंपनी से जुड़ी जितना काम है, जैसे उत्पाद की क्या प्रक्रिया होगी, उत्पाद में क्या मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, उसकी कितनी क्वालिटी होगी, ये सब को बढ़ाना और इसको बेहतर बनाने का भी काम इसी संस्था के हैं। अब देखिए, किताब जो होती हैं, गाइड होते हैं, ठीक है, लेख होते हैं, उनकी प्रामाणिकता का भी जांच यही संस्था करती है। किताब जो कोई मान लीजिए नई छपी, वो स्टैंडर्ड पे है कि नहीं है, कोई गाइड छपी, कोई टेक्निकल गाइड छपी है कि इसका इस्तेमाल आप अपनी इंडस्ट्री में करेंगे, तो वो अपने स्तर का है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। कोई लेख है तो वो कहीं फेक तो नहीं, जेन्युइन लेख है कि नहीं है, लेख का मतलब होता राइटिंग किसी का। तो ये सारे के सारे काम BIS के ही हैं। अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी अपनी अपनी संस्थाएं हैं। BIS की तरह ही एक और संस्था ब्रिटेन में है जिसका लगभग मिलता जुलता नाम है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ये संस्था जो है ब्रिटेन में होने वाले सभी कामों के मानकीकरण का देखरेख करती है। अब यूरोप में भी एक संस्था है जिसका नाम है
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन, जिसको ISA भी कहा जाता है। ये कहाँ काम करता है? यूरोप में। स्टैंडर्डाइजेशन का जो भी काम है ISA करता है यूरोप में। और ISA में एक पहले यूरोप ही था, अब UK, USA और रूस ने भी अपना योगदान देना शुरू किया है। बाद में 1946 में ISA को बदलकर नया नाम दिया गया ISO, जिसका फुल फॉर्म मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ISO पूरे लगभग विश्व के कई देशों उसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ISO के बहुत सारे सदस्य हैं। तो इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में ISO का बहुत महत्व है। आगे आप ISO के बहुत सारे क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे आप पॉइंट्स भी पढ़ेंगे ISO में, नेक्स्ट का बड़े क्लासेस में BTech में पढ़ सकते हैं। अब कुछ और स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनके नाम को आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये एक संस्था है। एक संस्था है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी वाली जो संस्था है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दूसरी है ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पॉइट सेट मेजर्स, ये फ्रेंच की है, फ्रांस की है मतलब। एक है इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉन्फ्रेंस, ये लेबोरेटरी का एक्रेडिटेशन का काम करती है। एक संस्था है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। अगली संस्था जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ISO, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट भारत में है और ये संस्था भारत में मेट्रोलॉजी के कामों को देखती है। मापन यंत्र से जुड़े लगभग सभी काम INMI देखती है। अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये जितनी संस्थाओं के मैंने नाम लिए 10 के 10 सब स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इनका काम होता है कि जो भी यूनिट्स हैं, जो भी मेजरिंग प्रोसेस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनके स्टैंडर्ड सेट करना। अब वर्ल्ड में जो भी क्वांटिटी हैं उनके कुछ SI यूनिट्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं कि लेंथ का हमेशा SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है। ये सब मीटर होगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा, मास का आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े होंगे जब आपको डायमेंशन पढ़ाया जाता होगा। मास का किलोग्राम होगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किस में नापा जाता है? केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में नहीं हो, वो मतलब जनरल है लेकिन इंटरनेशनल केल्विन में ही नापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में नापा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में नापा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जितने भी ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इनको भी स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने ही सेट किया हुआ है, ठीक है, कि यही इनकी यूनिट्स होगी। यूनिट सेटअप का भी काम स्टैंडर्डाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है। उसके अलावा आप देखेंगे ये फंडामेंटल कुछ डिराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं, जैसे इस पेज पे डिराइव्ड यूनिट्स भी दिए हुए हैं। ये सारे आपको और कुछ आपको मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बताया, तो जो फंडामेंटल इन नेचर है, जैसे प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल लिखा है। ये सारे के पहला और दूसरा, और बाकी ये सब नीचे वाले चारों डिराइव्ड यूनिट हैं। ऊपर वाला 2 फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। 7 के अलावा 2 और होते हैं, वो भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फंडामेंटल की ही कैटेगरी में, लेकिन सप्लीमेंट्री कहा जाता है उनको। और जो ऊपर ये दिया हुआ है ये सारा, ये सब डिराइव यूनिट है। इन सारों का यूनिट डिराइव्ड है। अब
ये भी सब के सब डेराइव है। डेराइव का मतलब होता है कि पिछली जो 7 और 2 9 यूनिट्स हैं, उन्हीं से मिलके ये बनी होंगी, उन्हीं से इनका काम हुआ है। मतलब इनका जो भी डेरिवेशन है, जैसे स्क्वायर मीटर देखिए, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ, तो आप लेंथ यूनिट क्या, लेंथ यूनिट को 2 बार, मतलब जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे डेराइव में, वो सारे के सारे कहाँ से आए होंगे, आपके फंडामेंटल यूनिट से लिए गए होंगे। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस बाकी हैं आपके, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेज़रमेंट बाकी हैं, क्लासेस ऑफ मेज़रमेंट्स बाकी हैं, ये सारी चीज़ें, इंटरचेंजेबिलिटी बाकी है, एडवांटेजेस बाकी हैं, ये सब पढ़ना है आपको। तो अगली क्लास में हम ये बात देखेंगे।